जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज इस वीडियो में अतुल मैसूरी छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। जैसा कि मैंने आपका जो मॉडल पेपर 2023 मॉडल पेपर का फर्स्ट पार्ट बनाया था, जिसमें हमने आपके 50 क्वेश्चन थे वो सॉल्व करा दिए थे। तो आज की इस वीडियो में हम आपके 51 से लेकर 100 तक जो आपके क्वेश्चन है वो सॉल्व कराएंगे। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से जाकर उसको आप प्रॉपर तरीके से बात कर सकते हैं। साथ में आपके लिए किसी भी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर के जो मॉडल पेपर होते हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसी को ध्यान रखते हुए हमने आपके लिए बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट में 50 रुपीज़ में आपको प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ, जिससे आपकी समय की बचत हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकें। तो इस आपको व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है, वहाँ पर आपको कह देना है कि मुझे पीडीएफ चाहिए, तो वहाँ पर आपको स्कैनर पे आपको पेमेंट कर देनी है 50 रुपीज़, और आपको स्क्रीनशॉट भेज के अपनी जो पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। आपको 5 मिनट में आपकी सभी पीडीएफ आपके व्हाट्सएप मोबाइल पर मिल जाएंगी, तो उन्हें आसानी से आप लोग प्रिंट निकलवा सकते हैं या फिर उसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं। तो आप लोग ने अगर अभी तक नहीं बाई किया है तो जरूर बाई करिएगा। तो चलिए हम 51 क्वेश्चन से लेकर चलते हैं। 50 तक क्वेश्चन हमने आपके पार्ट 1 में सॉल्व करवा दिए थे। साथ में जिनके एडमिट कार्ड नहीं आए हैं तो वो थोड़ा इंतजार कर लें, उनके भी एडमिट कार्ड आ जाएंगे। धीरे धीरे सभी के एडमिट कार्ड आ रहे हैं। तो चलिए हम 51 क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे हो चुके थे 50 क्वेश्चन तक हो चुके थे। अब हम 51 से सॉल्व करेंगे। जैसा कि 51 का हमारा ये क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है। यदि उनके वर्गों का योग 369 है तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, क्या कहा है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर। तो सबसे पहले हम मान लेंगे संख्याएं क्या हैं। तो संख्याएं हम मान लेंगे यक्ष वाई। क्या मान लेंगे? संख्याएं हम यक्ष वाई मान लेंगे। आपको जो पेपर कॉपी लेकर बैठना है, जैसे हम बताते वैसे आपको नोट करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मन लिख लेंगे, माना की संख्या एक्स वाई है, क्योंकि हमें सॉल्व करना है, हमें कोई प्रॉपर तरीके से सॉल्व, क्योंकि हमें ऑप्शन दिए जाएंगे तो हमको उसी के अनुसार सॉल्व करना है। तो हम एक्स वाई मान लेंगे, दो संख्याएं मान लेंगे। इसके बाद क्या है, उनका अंतर दिया गया, यानी कि एक्स माइनस वाई बराबर कितना दिया गया, हमको 3 दिया गया है। और उनके वर्गों का योग यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमको दिया गया है, कितना दिया गया है, 369 दिया गया। क्या दिया गया? 369 दिया गया है। अब हमसे कहा है कि उन संख्याओं का योग आपको ज्ञात करना है। क्या करना है? उन संख्याओं का योग आपको ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किस में आता है और एक्स माइनस वाई किस में आता है। ये दोनों जिसमें मैच करेंगे उसी में आपको ये फार्मूला जो है ये वैल्यू जो आपको रखनी है। तो यहाँ पर चलिए हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए, एक्स माइनस वाई का अगर हम लोग होल स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं, एक्स माइनस वाई का अगर हम लोग होल स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर बनेगा माइनस का 2xy बनेगा। क्या बनेगा? माइनस का 2xy बनेगा। एक्स माइनस वाई की वैल्यू यहाँ से हम लोग रख देंगे 3, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हम लोग रख देंगे 369। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू निकल कर आएगी -2xy, यानी कि जो हम एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से हम लोग एक्स वाई की वैल्यू हमें मिलेगी। तो चलिए हम लोग रख लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स माइनस वाई की हमने यहाँ पर सूत्र एक बार लिख देते हैं, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर किया तो यहाँ पर हमको क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy ये मिला। तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे, यानी कि 3 का होल वर्क करेंगे तो 9 आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 369 था, माइनस के 2xy। अब ये 369 उधर जाएगा तो माइनस का 360 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है तो माइनस का 369 हो जाएगा। 9 से चला जाएगा तो माइनस का 360 बचेगा। इधर हमारा माइनस का 2xy था, माइनस से माइनस चला जाएगा, 2 से काट देंगे तो एक्स वाई बराबर हमारा कितना आ जाएगा, एक्स वाई बराबर हमारा आ जाएगा 180। कितना आ जाएगा? एक्स वाई बराबर हमारा 180 आ जाएगा। अब हमने क्या किया है, हमने एक्स वाई का मान निकाल लिया। कितना? एक्स वाई का मान कितना आया हमारा, 180 आया। कितना आया? 180 आया। अब हमको क्या चाहिए, हमें संख्याओं का योग चाहिए था, तो वो अब योग वाला फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे। योग वाला फार्मूला क्या है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। सूत्र हमारा होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। हमें एक्स वाई की वैल्यू भी पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पता है, तो हम एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान हमको पता है क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान हमारा कितना था, 369 था, प्लस 2
और यहाँ पे एक्स वाई का मान कितना था, 180 था। तो यहाँ पर 369 प्लस 360, तो ये हमारा बनेगा 729 बनेगा। क्या बनेगा, 729 हमारा ये मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 729 ये हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो हमको क्या मिला, तो हमको मिला यहाँ पर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 729 मिला। अब इसका अगर हम दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो एक्स प्लस वाई बराबर 729 इसका होता है, 27 का होता है। तो एक्स प्लस वाई बराबर हमको क्या मिल जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर हमको मिल जाएगा 27। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा इसका 27। तो एक्स प्लस वाई यानी कि उन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, उन 27 का योग हो जाएगा 27। इसके बाद संख्या 323 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। तो 323 के अभाज्य गुणन कितने होंगे, 323 में इंटू एक ही होगा, क्योंकि इसके 323 के कोई भी फैक्टर नहीं काटे जा सकते हैं। तो इसके कितने होंगे, अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, 2 होंगे। तो यहाँ पर आंसर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आंसर यहाँ पर आपका दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 777 तथा उसके पास वाली पूर्ण वर्ग संख्या का अंतर आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, 77 तथा उसके पास वाली पूर्ण वर्ग संख्या का अंतर क्या होगा। तो 777 उसके पास वाली, तो आपको पता होना चाहिए कि 777 के पास वाली पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, 784 होगी। क्या होगी, 784 होगी। तो इसका ही आपको अंतर बताना है सिंपली सा। तो 784 में अगर हम 777 घटाएंगे तो यहाँ पर हमको, यहाँ पर देखिए 700, इसमें कितना बचेगा, तो यहाँ से हमको 3 मिलेगा, तो यानी कि 4 3 7। अगर हम 784 में 777 घटाते हैं तो हमको कितना मिलता है, घटाने पर हमको मिलता है 7। तो उसका पूर्ण वर्ग संख्या का अंतर क्या हो जाएगा, तो पूर्ण वर्ग संख्या और 777 का अंतर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा 7। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2223 में क्या छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो ये आपको बताना है कि इसमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए जो प्राप्त संख्या है वो हमको पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमको इसका करना पड़ेगा, इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए वर्गमूल कैसे निकाल देते हैं, हमने आपको पहले उसमें पहले क्वेश्चन में पूछा गया था घटाया जाए, अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है क्या जोड़ा जाए। तो यहाँ पर हम इनके जोड़े बनाएंगे, इसके बाद इसका डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर ये संख्या यहाँ पर ऐसी लिखनी है जो आपका ऊपर भी, यहाँ पर भी आपको वही संख्या लिखी जाएगी आपकी, यहाँ पर भी वही संख्या लिखी जाए, और ये इतना 22 से जो छोटा है या फिर बराबर आए तो 4 चक्कू 16 आ जाएगा। कितना है, 4 चक्कू 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 6 बचेगा। अब मुतारा लेंगे तो 603 हो जाएगा। अब क्या होता है, यही 4 यहाँ पर आपके जुड़ते हैं तो यहाँ पर बनता है 8। अब आपको यहाँ पर क्या रखना है, यहाँ पर ऐसी संख्या रखनी है कि इससे आपकी जो संख्या है वो एयर फेर आनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एयर फेर आपकी आनी चाहिए, इतना होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, अब यहाँ पर हम रखेंगे 7 रखेंगे। क्या रखेंगे, अब यहाँ पर हम रखेंगे 7। इसके बाद 7 यहाँ पर रखा जाएगा तो 87 का गुणा 7 में किया जाएगा। क्या किया जाएगा, 87 का गुणा आपका 7 में किया जाएगा। तो चलिए हम कर लेते हैं 87 का गुणा 7 में। तो 87 इंटू 7, तो हमको मिलता है यहाँ पर 609 मिलता है। क्या मिलता है, 609 मिलता है। तो पूरा पूरा जब जाता है तो 609 मिलता है, लेकिन यहाँ पर हमको सिर्फ 603 ही मिला है। यानी कि 609 लाने के लिए हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, 609 लाने के लिए हमें 603 में 6 जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, 603 में 6 जोड़ना पड़ेगा, और यही हमारा आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर जो संख्या हमें पूर्ण वर्ग लाने के लिए जोड़नी पड़ रही है वो क्या है, 6 जोड़नी पड़ रही है। तो वहाँ पर घटाने के लिए कहता है तब वहाँ पर हम लोग घटाते थे, यहाँ पर हमसे कह रहा है जोड़ने के लिए, तो हमको एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा। इसके बाद उतनी संख्या हमको जोड़नी पड़ेगी। जैसे वहाँ पर आया था 603 हमारा बच रहा था, लेकिन जो हमने गुणा किया तो 609 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 603 से 9 लाने के लिए हमको इसमें 6 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आंसर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा बी वाला। क्या करेक्ट हो जाएगा, बी वाला 6 आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर लिखा है 4 इंटू 5। तो यहाँ पर आप लोग सही कर लेंगे। यहाँ पर है 4 की पावर 4 इंटू 5। तो यहाँ पर जब हम लोग 4 की पावर 4 करेंगे और इंटू 5 करेंगे तो ये आपको कैलकुलेशन खुद कर लेनी है। हमारा कितना आएगा, 1280 आएगा, यानी कि 1280 आ जाएगा। तो 1280 आएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 1280। यहाँ पर आपको आंसर इसमें गलत छप गए हैं तो इसे आप छोड़ देंगे।
यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका 1280। क्या होगा? 1280 आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.0, यहाँ पर लिखा हुआ है 0.01024 की होल पावर आपकी 1/3 है। क्या होल पावर 1/3 है? ये आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हम कमेंट सेक्शन में इंतजार करेंगे। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। जिसका भी सबसे पहले आंसर आएगा उसका मैं पिन कर दूंगा, तो वो आंसर आप लोग उसे देख लीजिएगा जिसका सही आंसर आएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लासा उनकी माशा का 12 गुना है। क्या है? दो संख्याओं का लाशा उनकी माशा का 12 गुना है। माशा और लाशा का योग 403 है। यदि उनमें से एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम मान लेते हैं माशा। क्या है? माशा यानी कि हम HCF मान लेते हैं। तो माशा हमने मान लिया, क्या मान लिया? माशा हमने मान लिया यक्ष। तो हमारा लाशा क्या हो जाएगा? तो लाशा हमारा हो जाएगा 12 यक्ष, क्योंकि लाशा है वो माशा का 12 गुना है। तो हमने माशा माना था यक्ष, तो लाशा कितना हो जाएगा? लाशा हमारा हो जाएगा 12 यक्ष। अब देखिए क्या दिया गया, अब हमको दिया गया लाशा और माशा का योग दिया गया है। तो हम लाशा और माशा का योग कर लेंगे। तो हम लाशा प्लस माशा बराबर क्या हो जाएगा? हमारा 403। इसको हम जोड़ेंगे तो 13 एक्स बनेगा और ये आपका हो जाएगा 403। अगर हम इसका डिवाइड करते हैं तो x बराबर हमको क्या मिलता है? तो x बराबर हमको मिलता है 31 मिलता है। कितना मिलता है? x बराबर हमको 31 मिलता है। तो यहाँ पर देखिए माशा हमको मिल गया 31 मिल गया। क्या मिल गया? माशा हमको मिल गया 31। अब हमको लाशा भी पता चल जाए, क्यों? लाशा है माशा का 12 गुना। तो लाशा हमका क्या हो जाएगा? 31 इंटू 12 करेंगे। 31 इंटू 12 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 31 इंटू 12 करेंगे तो 372 मिलेगा। क्या मिलेगा? तो माशा हमको मिल गया 372। तो हमको क्या क्या मिल चुका है? तो हमको एक संख्या मिल चुकी है, लाशा मिल चुका है, माशा मिल चुका है। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, ए इंटू बी बराबर क्या होता है? एलसीएम इंटू HCF। क्या होता है? एलसीएम इंटू HCF होता है। तो यही सूत्र अब आपको लगाना है। तो एक संख्या आपको 93 दी गई है, दूसरी बी मान लेते हैं। आपका HCF आया था 31, आपका एलसीएम आया था 372। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर बी बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 124 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी बराबर हमारा आ जाएगा 124। तो यहाँ पर दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? तो दूसरी संख्या यहाँ पर हमारी हो जाएगी 124 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या हमारी 124 आ जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सिंपल से क्वेश्चन है, आपको सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। इसमें ज़्यादा आपको कोई झंझट नहीं करनी है। इसके बाद क्या कहा? इसके बाद कहा गया है कि दो संख्याओं का योग 216 है और उनका मासा आपको दिया गया है 27। क्या दिया गया है? मासा आपको 27 दिया गया है। तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे ये आपको बताने हैं। क्या बताना है यहाँ पर? तो यहाँ पर आपको बताना है उनका मासा 27 है, तो इन संख्याओं के जोड़े कितने होंगे? तो इसके जोड़े होंगे 2 होंगे। कितने जोड़े होंगे? 2 जोड़े होंगे। राइट आंसर आपका हो जाएगा 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1500 में वह कम से कम वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की जो 16 18 दोनों से विभाजित होती हो, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो संख्या दी गई है उसका हमको लाशा निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे? तो 16 और 18 का हम लोग क्या करेंगे? 16 18 का हम लोग कर निकालेंगे लाशा। तो लाशा निकालने पर हमारा इसका आएगा 144 लाशा आएगा। कितना आएगा? 144 लाशा आ जाएगा। अब हमको क्या करना है? अब हमको यहाँ पर करना है एलसीएम। हमारा क्या आ जाएगा? एलसीएम हमारा आ जाएगा यहाँ पर 144 आ जाएगा। अब हमको क्या करना है? जो एलसीएम आया है उसी से इसको डिवाइड करना होगा। क्या करना होगा? उसी से हमको इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि 1500 को क्या करना है? 1500 को आपको 144 से डिवाइड करना। क्या करना है? 1500 को आपको 144 से यहाँ पर डिवाइड करना होगा। तो चलिए इसको भी हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे हम लोग 144 का 1500 में। तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 1500 का डिवाइड करेंगे आप लोग, यहाँ पर हो जाएगा 14 कितना था? 144 था। तो इसका हम लोग टेबल पढ़ेंगे 10 बार। क्या करेंगे? यहाँ पर डायरेक्ट पढ़ सकते हैं या फिर आप लोग 144 एकम 144 करेंगे। तो यहाँ पर हमारा कितना बच जाएगा? यहाँ पर बच जाएगा 6। इसके बाद क्या होगा? यहाँ पर इसका जीरो बढ़ जाएगा, एक जीरो यहाँ पर आपका लग जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका कितना बच रहा है? शेषफल यहाँ पर आपका 60 बच रहा है।
यही हमारा नहीं बचना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब 1500 में क्या करेंगे, 1500 में हम लोग जो शेषफल बच रहा था वही यहाँ पर घटा देंगे। तो हमारा आ जाएगा 1440 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1440 आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराए हुए हैं, जब मैथ के मैंने टॉपिक लिए थे तो उन पर भी इस टाइप के क्वेश्चन हमने कराए हुए, तो आपकी ये प्रैक्टिस अब आसानी से हो गई होगी। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो आप आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आपसे यहाँ पर, पहले 25 संख्याओं का औसत 10 है और अगली 25 संख्याओं का औसत 12 है, सभी 50 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए सिंपल से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये देखिए क्या है, 25 संख्याओं का औसत 10 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, 25 संख्या औसत का मतलब क्या होता है, अब वो संख्या है जो 25-25 के बराबर हैं। तो औसत 10 है और कितनी संख्याएं हैं, 25 संख्याएं, प्लस कर लेंगे। 25 संख्याओं का औसत 12 है, 25 संख्याएं औसत कितना है, 12 है, बटे करेंगे, टोटल संख्या कितनी हो गई, 50 होंगी। और ये औसत हमको कितना दिया गया है, हमसे क्या कहा गया है कि इनका औसत बताइए। औसत हमसे 50 संख्याओं का पूछा गया है। तो हम इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे और इसके बाद डिवाइड कर देंगे 50 से। तो जो अगर हम लोग करेंगे 25 इंटू 10 प्लस 25 इंटू 12 बटे 50 हमको करना है। तो इसका गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 250, प्लस इसका अगर हम लोग गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 300, बटे हमको करना है 50। क्या करना है, बटे हमको करना है 50। तो यहाँ पर हमारा इसको ऊपर जोड़ेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 550 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 550 बन जाएगा। बटे में आपको यहाँ पर डिवाइड में 50 करना है। तो 55 25, तो यहाँ पर आ जाएगा 11। क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो 50 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, तो 50 संख्याओं का औसत हो जाएगा 11। क्या हो जाएगा, 50 संख्याओं का औसत हो जाएगा 11। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, डी वाला 11 आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 संख्याओं का औसत 15 है और उनमें से 5 का औसत 12 दिया गया है। इस अनुसार शेष संख्याओं का औसत कितना होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर चलिए इसको भी देख लेते हैं। वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा जैसे पिछला क्वेश्चन सॉल्व हुआ था। 20 संख्याओं का औसत 15 है, इसे सबसे पहले छोड़ देंगे। 5 संख्याओं का औसत हमको दिया गया है 12, तो 5 हो जाएगा, प्लस शेष अनुसार शेष संख्याओं का औसत हमसे पूछा गया है। तो 5 हमको निकाल ली। अब हमारी क्या बची, 20 में 15 बच गई। कितनी बच गई, 15 बच गई। तो 15 इंटू कितनी हो जाएंगी, 15 इंटू x हो जाएंगी, बटे 20 हो जाएंगे। कितनी टोटल संख्याएं 20 थी और इसका औसत कितना था, 15 था। कितना था, 15 था। अब क्या करना है, सिंपल सा इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इसका हम इसमें तिर्यक गुणा करेंगे और इसको इधर हल कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो 12 पंचे कितना था, 60 हो जाएगा, प्लस 15x हो जाएगा। इधर हमारा हो जाएगा, जब हम करेंगे 20 और 15 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 300। अब ये उधर जाके घट जाएगा तो 15x बराबर कितना आ जाएगा, 15x बराबर हमारा आ जाएगा यहाँ पर, अगर हम लोग 300 में घटा देते तो 240 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। और 15 का जब इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x बराबर 16 आ जाएगा। हमसे पूछा था शेष संख्याओं का औसत कितना होगा, तो शेष 15 संख्याओं का औसत कितना है, कितना है, 16 है। कितना है, 16 है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सी वाला हो जाएगा। एक बार इसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या था, 12 संख्याओं 5 संख्याओं का औसत कितना था, 12 था, प्लस हमने जो शेष संख्याएं बची थी उनका औसत x मान लिया था और शेष संख्याएं कितनी हमारी बची थी, 15 बची थी। और यहाँ पर टोटल संख्याएं कितनी थी, 20 थी और इसका औसत हमको दिया गया था 15। तो इस टाइप का समीकरण आपको बनाना है। इसको हल हम लोग करेंगे तो हमारा x बराबर कितना आता था, 16 आता था। तो इस टाइप के आंसर हमने पहले भी क्वेश्चन आपके करवाए हुए हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, 16। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 20 संख्याओं का औसत 12 है, उनमें से प्रथम 20 का औसत 11 है, अगली 9 संख्याओं का औसत कितना है, 10 है, तो अंतिम संख्या क्या होगी। देखिए फिर आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया है, ये आपको छोड़ देना, ये सबसे बाद में लिखेंगे। 20 प्रथम 20 संख्याओं का औसत 11 दिया गया है, तो 20 इंटू हम लोग 11 कर लेंगे, प्लस अगली 9 संख्याओं का औसत कितना है, 10 है, प्लस हम मान लेंगे अंतिम संख्या की क्या थी, x थी। टोटल ये संख्याएं कितनी होगी, टोटल संख्या हमारी होंगी कितनी हो गई यहाँ पर, 30 हो गई। और इनका औसत क्या दिया, 30 संख्याओं का औसत हमको 12 दिया गया था। अब क्या करना है, इसका हम लोग गुणा करेंगे और इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे और कैलकुलेशन करके हल कर लेंगे।
तो यहाँ पर हमने जो समीकरण बनाया तो उसके अनुसार हम गुणा करेंगे। तो 20 इंटू 11 करेंगे तो 220 हम लोगों को मिलेगा, प्लस जब हम लोग करेंगे 9 इंटू 10 तो 90 मिलेगा, प्लस यक्स था और वहाँ पर हम लोग 30 इंटू 12 करेंगे तो 360 हो जाएगा। इनको और जोड़ लेंगे हम लोग, तो यहाँ पर इनको 310 प्लस एक्स बराबर 360। अब ये 310 उधर जाएगा, 360 में घट जाएगा, तो यक्स बराबर हमको क्या मिलेगा, यक्स बराबर हमको मिलेगा 50 मिलेगा। क्या मिलेगा, एक्स बराबर 50 मिलेगा। वही हमने अंतिम संख्या मानी थी। क्या मानी थी, वही संख्या हमने अंतिम मानी थी। तो हमारी एक्स बराबर अंतिम संख्या क्या निकली, 50 निकली। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, सही जवाब आपका हो जाएगा 50। क्या हो जाएगा, सही जवाब आपका हो जाएगा 50। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 से भी कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए विषम संख्याओं के योग का सूत्र क्या होता है। तो विषम संख्याओं के योग का सूत्र हमने आपको पहले भी उसमें करवाया था, अगर उसमें आप देखा होगा तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर एन स्क्वायर होता है, फिर भी हम आपको बता देते हैं। तो विषम संख्याओं का योग का सूत्र क्या होता है, एन स्क्वायर होता है। अब एन क्या होता है, एन होता है पदों की संख्या। एन का मान कैसे निकलता है, तो एन का मान लिखता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 करते हैं तो हमें पदों की संख्या मिल जाती है। तो यहाँ पर देखिए हमसे क्या पूछा गया, 100 से कम, यानी कि 1 से लेकर शुरू होंगी, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 डॉट 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 99 तक जाएंगी। तो इनका हमको क्या करना है, सबसे पहले एन का मान निकालना होगा। तो एन का मान प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, तो 100 बटे 2 करेंगे तो 50 आएगा। एन का मान कितना आ जाएगा, एन का मान हमारा 50 आ जाएगा। अब हमसे पूछा गया औसत, पूछा गया औसत के लिए सूत्र क्या लगाते हैं, औसत के लिए सूत्र होता है सभी पदों का योग बटे कुल पद। तो यहाँ पर सबसे पहले विषम संख्याओं का योग का सूत्र क्या होता है, एन स्क्वायर होता है, तो 50 का स्क्वायर कर लेंगे और बटे में क्या करेंगे, बटे में टोटल पदों की संख्या कितनी है, 50 है। तो यहाँ पर 50 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 50 इंटू 50 कुल पद, यानी कि पदों का योग हो गया। और कुल कितने पद है, 50, तो 50 से 50 चला जाएगा। तो यहाँ पर आंसर कितना बचेगा, यहाँ पर आंसर हमारा 50 बचेगा। यानी कि औसत क्या होगा, तो उन संख्याओं 100 से कम सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा, 50 होगा। कितना होगा, 50 होगा। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, 50। क्या करेक्ट हो जाएगा, सी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, 50। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। इस अनुसार दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या यानी बतानी है, सबसे बड़ी। इसके बाद दूसरे नंबर की सबसे बड़ी आपको बतानी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्रमागत 4 जो सम संख्याएं हैं उनको मानेंगे। तो पहली सम संख्या हो जाएगी 2x, दूसरी हो जाएगी 2x प्लस 2, तीसरी हो जाएगी आपकी 2x प्लस 4, चौथी हो जाएगी आपकी 2x प्लस 6। तो ये आपकी जो है 4 संख्याएं हो जाएंगी, 2x, 2x प्लस 2, 2x प्लस 4 और 2x प्लस 6 हो जाएंगी। अब क्या कहा गया है, इनका औसत आपको दिया गया है। क्या दिया गया, इनका औसत आपको दिया गया है 15। तो उन संख्याओं का औसत का सूत्र लगाएंगे। तो औसत का सूत्र हमारा क्या बनेगा, यानी कुल पदों का योग करते हैं तो 2x प्लस 2 करेंगे, प्लस 2x प्लस 4 करेंगे, प्लस 2x प्लस 6 करेंगे, बटे हमारे टोटल पद कितने हैं, 4 हैं, उनका औसत हमको दिया गया है 15 दिया गया है। अब क्या करें, इनका तिर्यक गुणा करेंगे, ऊपर वालों को जोड़ लेंगे। तो ऊपर वालों को उधर हम जोड़ेंगे तो हमारा 8x प्लस 12, इधर हमारा बच रहा था यहाँ पर 15 चक्कू 60 हो जाएगा। तो ये हमारा समीकरण बन गया। इसके बाद ये उधर जाएगा यहाँ पर, तो हमको कितना मिलेगा, 48 बचेगा। कितना बचेगा, 48 बचेगा। और यहाँ पर हमारा 8x बचा, 8 छंग 48, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x बराबर 6 आ जाएगा। अब हमसे कहा है दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या। तो हमने संख्याएं क्या मानी थी, 2x, 2x प्लस 2, 2x प्लस 4 और 2x प्लस 5, 6। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 2x प्लस 4। तो हमसे पूछा गया था दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या, यानी कि 2x प्लस 4 पूछा गया। तो x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे हम लोग। x की वैल्यू 6 थी, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, प्लस 4, तो ये बनेगी हमारी 16 बनेगी। क्या बनेगी, 12 प्लस 4 बराबर 16। तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर हमारी बनेगी 16 बनेगी। क्या बनेगी, 16 बनेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
4 वर्ष पहले आशिफ और विकास की आयु का अनुपात 2:3 था तथा 4 वर्ष पश्चात यह अनुपात 5:7 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो हमसे पूछा गया है वही सबसे पहले हम मान लेंगे कि उसकी वर्तमान आयु x है, आसिफ उनकी वर्तमान आयु y है। तो आसिफ की x मान लेंगे, विकास की आयु हम यहाँ पर y मान लेंगे। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात। तो 4 वर्ष पहले इसका मतलब कि x-4 बटे y-4 का अनुपात हमको कितना दिया गया था, 2:3 दिया गया था। तो यहाँ से हमारा समीकरण क्या बनेगा, 3x-12, ये गुणा हो जाएगा तिर्यक में 12, इधर हमारा बनेगा 2y, यहाँ पर बनेगा -8। अब हमको क्या करना है, 3x - 2y उसको उधर लेकर जाएंगे 12 को, तो ये प्लस का हो जाएगा, उससे घट जाएगा। तो हमारा एक समीकरण बन के आएगा 3x - 2y क्या बनेगा, 3x - 2y बराबर 4। ये आपका समीकरण बन जाएगा, तो इसे आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद दूसरा समीकरण, 4 वर्ष पश्चात यह अनुपात आपका 5:7 हो जाएगा। अब 4 वर्ष बाद यानी कि x+4 बटे y+4 बराबर कितना हो गया हमारा, 5:7 हो गया। क्या हो गया है, 5:7 हो गया है। अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो 7x + 28 बराबर 5y + 20। अब ये उधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो 7x - 5y बराबर हमारा क्या बचेगा, -8। क्या बनेगा, 7x - 5y बराबर -8। तो ये आपका एक समीकरण बना। एक हमारा ऊपर समीकरण बने थे, दोनों समीकरण हम साथ में लिख देते हैं। तो यहाँ पर एक समीकरण हमारा बना था 3x - 2y बराबर यहाँ पर 4। दूसरा हमारा समीकरण बना था 7x - 5y बराबर -8। अब क्या करना है, इन दोनों को आपको हल करना है। तो इन दोनों को जब आप लोग हल करेंगे तो x बराबर हमारा 36 आएगा और y बराबर हमारा आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 52 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। तो एक बार फिर से देखेंगे तो x बराबर आपका आएगा 36 और y बराबर आपका आ जाएगा 52। तो ये आपके 36, 52 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा 36 और 36 वर्ष और 52 वर्ष। तो यहाँ पर आंसर इसमें आपको 46 की जगह आप लोग कर लेंगे 52 वर्ष। तो डी वाला आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 विद्यार्थियों और उनके शिक्षक की औसत आयु 16 वर्ष है। प्रथम 4 विद्यार्थियों की आपको औसत आयु 19 वर्ष है तथा अंतिम 5 की औसत आयु 10 वर्ष है। तो शिक्षक की आयु क्या होगी। तो वही हमको करना है। हम सबसे पहले मान लेंगे शिक्षक की आयु x वर्ष थी। अब औसत का आपको फार्मूला लगाना है। तो कितनी है, प्रथम 4 की औसत आयु कितनी है, 19 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 19 × 4 करेंगे प्लस, और इसके बाद अंतिम 5 की कितनी है, 10 है, प्लस शिक्षक की कितनी हमने x मानी थी, बटे टोटल कितने थे, 10 विद्यार्थी थे और इनका औसत कितना था, औसत था हमारा 16। अब इसका हम लोग इसमें गुणा करेंगे तो 10 और उनसे 16 करेंगे तो आपका आएगा 160 आ जाएगा। और 19 और 4 का गुणा करेंगे तो 76 आएगा, प्लस 50 प्लस x बराबर 160। अब ये देखिए इनको जोड़ लेंगे, क्या करेंगे, इनको आप लोग जोड़ेंगे तो 50 और प्लस 76 यहाँ पर आपको जोड़ना है। तो 50 और 76 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 7 5 12, 126 हो जाएगा। तो यक्स यहाँ पर हो जाएगा यक्स बराबर 160 माइनस के 126। तो यक्स बराबर यहाँ पर आ जाएगा आपका 34 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यक्स बराबर 34 आ जाएगा। और यक्स ही हमने मानी थी शिक्षक की आयु। तो यक्स बराबर कितना है, यक्स बराबर हमारा 34 आ गया है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता की, यहाँ पर आपको देखिए पिता की दिया गया, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुना से 3 वर्ष अधिक है। यहाँ पर इसके बाद है 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुना से 10 वर्ष अधिक होगी। पिता की वर्तमान आयु आपको बतानी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले मान लेंगे जो पुत्र की आयु है यक्स, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 3x + 3 हो जाएगी। कितनी जो है, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी से 3 वर्ष अधिक है। तो हमने पुत्र की मान ली x, तो पिता की हो जाएगी 3 गुनी से 3 वर्ष अधिक, यानी कि 3x + 3 हो जाएगी। अब क्या कहा है, 3 वर्ष बाद,
पिता की आयु, क्या 3 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी? y+3 हो जाएगी। पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी से 10 वर्ष अधिक है, तो 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? पुत्र की आयु हो जाएगी आपकी x+3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? x+3 हो जाएगी। और उसकी 2 गुनी से कितनी है? 2 गुनी से 10 वर्ष अधिक है, क्योंकि जब पिता की आयु बढ़ेगी तो पुत्र की भी आयु 3 वर्ष बाद बढ़ जाएगी। वर्तमान थी x, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? x+3, उसकी 2 गुनी का 10 गुना है। तो यहाँ पर y बराबर आपका वहाँ पर समीकरण निकला था 3x+3 था। कितना था? y बराबर 3x+3। तो यही आपको यहाँ पर 3x+3 रख देना है, +3 बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका, इसका अंदर गुणा हो जाएगा तो 2x+6 + 10। तो यहाँ पर ये वाला 6 इससे चला जाएगा और ये 2x यहाँ से आके घट जाएगा आके, तो यहाँ पर x बचेगा आपका सिर्फ। x बराबर यहाँ पर आपका 10 बचा था, तो x बराबर आपका 10 बचेगा। तो इस टाइप का समीकरण बना के आपको x बराबर 10 निकाल लेना है। अब क्या है, आपके पुत्र की वर्तमान आयु निकल आई है, अब हमें पिता की वर्तमान आयु निकालनी है। तो पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी से 3 अधिक थी, तो 3 × 10 करेंगे +3 करेंगे तो 30 + 3 तो 33 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 33 वर्ष हो जाएगी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा ए वाला 33 वर्ष। जो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? पिता की वर्तमान आयु आपकी हो जाएगी 33 वर्ष। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 68। किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश के उपरांत औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो नए विद्यार्थियों की औसत आयु क्या होगी? तो फिर आपका उस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया जैसा हमने पहले करवाया था। तो 15 वर्ष से 40 विद्यार्थियों की 15 है, तो 15 × 40 कर लेंगे, प्लस इसके बाद 10 नए विद्यार्थी ऐड हुए तो उनकी हमें औसत आयु ज्ञात करनी, तो उनकी हम x मान लेंगे, तो बटे टोटल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? 50 है। और उनकी उसमें वृद्धि कितनी हो जाती? पहले 15 होती है, लेकिन अब वृद्धि कितनी होगी? 0.2 की, तो अब कितनी हो जाएगी? 15.2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 15.2 हो जाएगी। अब इसका हम लोग गुणा करेंगे, 50 का गुणा 15.2 में करेंगे, तो इधर हम लोग गुणा करते हैं 15 × 40 का, तो यहाँ पर हमारा 600 मिलता है, इधर 10x हो जाता है और 15.2 का गुणा जब 50 में होता है तो 760 हो जाता है। इसके बाद इसका इसमें घटाते हैं तो 10x बराबर हमको मिलता है 160, 0 से 0 चला जाता है, तो x बराबर हमको मिल जाता है 16 मिल जाता है। कितना मिल जाता है? x बराबर 16 मिल जाता है। और x बराबर 16 ही हमने जो विद्यार्थियों की, नए विद्यार्थियों की औसत आयु मानी थी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा? बी वाला आंसर आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा 16। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि किसी संख्या के 75% में क्या है? किसी संख्या के 75% में 75 जोड़े जाएं। क्या 75% में क्या जोड़े? 75 जोड़े जाएं तो उत्तर ही संख्या, यानी कि जो संख्या मानी थी वही आंसर है। तो संख्या का 40% क्या होगा ये आपको बताना है। सबसे पहले क्या मान लेंगे? सबसे पहले संख्या मान लेंगे x, उसका 75% निकालेंगे, तो 75% 100, 25 से काट देंगे, 25 या 75, और उसके बाद 25 चक्कू 100, यानी कि 75% कितना आएगा? 75% हमारा आएगा 3x/4 आएगा। उसमें क्या करना है? 75 जोड़ दिए जाते हैं तो उत्तर ही संख्या, यानी कि जो संख्या मानी थी वही आंसर है। अब इसको लेके इधर आपको घटा देना है और 75 आपको उधर पहुंचा देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x/4 -4 बराबर -75। यहाँ से देखिए, यहाँ पर आपका x आया था माइनस का x, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x। जब आप लोग हल करेंगे तो 3x - 4x/4 बराबर यहाँ पर -75। अब इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा, यहाँ पर आपको देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर आपका 3x में -4x जाएगा तो माइनस का x बचेगा। क्या बचेगा? माइनस का x। और उधर हम लोग -75 में 4 का गुणा करेंगे तो माइनस का 300 मिलेगा। तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा तो x बराबर 300 मिलेगा। यानी कि जो संख्या है वो हमारे पास आ चुकी है, वो संख्या है 300। अब 300 का हमको 40% निकालना है, तो 300 का करेंगे इंटू 40% करेंगे, यानी कि 40/100, 0 से 0 चला जाएगा, 40 × 120, तो वो संख्या क्या हो जाएगी? संख्या का 40% कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो बी वाला आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा 120। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए यूनिट आपकी ग्राम में या किलोग्राम में है। तो सबसे पहले यूनिट एक करेंगे तो किलोग्राम को ग्राम में बदल लेंगे, तो किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो 1000 का गुणा करेंगे तो 3600 ग्राम हमको मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 3600 ग्राम हो जाएगा। अब कहा गया है कि 3600 किलोग्राम का 3600 ग्राम का 72 ग्राम कितना है। तो वही हमको परसेंटेज निकालना है। तो 72 ऊपर लिखेंगे, कितने का? 3600 का इंटू 100 करेंगे तो जीरो से जीरो कट हो जाएंगे, 36 दूना 72, तो कितना आएगा? 2% आ जाएगा। तो इस टाइप का सिंपल सा सवाल आपसे पूछा गया तो आंसर आपका हो जाएगा 2%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे 1206 का 1/3 करेंगे, क्या करेंगे? 1206 का 1/3 यहाँ पर कर लेंगे, तो यहाँ पर इसका कर लेते हैं तो हो जाएगा आपका 3 चौक 12 जीरो, और इसके बाद हो जाएगा 3 दूनी 6, तो 402 आएगा। क्या आएगा? 402 आ जाएगा। अब ये कह रहा है 134 इसका कितने प्रतिशत है। तो 134 का जो 402 है वो 134 का कितने प्रतिशत है ये आपको बताना है। तो 402 लिखेंगे, कितने का? 134 का हमको बताना है कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर 100 कर लेंगे, और इसको जब हम लोग हल करेंगे पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करके आएगा हमारा कितना आ जाएगा? कैलकुलेशन करके आएगा 300% आएगा। कितना आएगा? 300% आ जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 300%। क्या हो जाएगा? 300% इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश का वेतन 10% बढ़ाया गया है और फिर 10% घटाया गया है, वेतन में परिवर्तन कितना हुआ। तो यहाँ पर देखिए जब वेतन उतने ही परसेंट बढ़ाया जाता है उतने ही परसेंट घटाया जाता है तो इसमें परिवर्तन हमेशा 1% की कमी होती है। तो इतना आप लोग ध्यान रखेंगे, ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको इतना सॉल्व कर याद रखना है। अगर वेतन उतना ही परसेंट घटाया जाता है उतना ही परसेंट बढ़ाया जाता है तो 1% की सदैव आपको कमी होगी। तो इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा यहाँ पर एक व्यक्ति के वेतन में 10% की क्या है? एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की जाती है और उसके कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि उसके प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखेंगे कि एक व्यक्ति के 10% की कमी की गई तो कितना वेतन कम होगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मान लेंगे उसका प्रारंभिक वेतन कितना था? 1000 रुपये था। कितना था? 1000 रुपये था। तो इसके बाद 10% की कमी की जाती है, तो 10% की कमी करने पर इसका मतलब है कि उसके 100 रुपये कम हो गए, यानी कि उसका वेतन कितना हो गया? उसका वेतन हो गया था 90 रुपये। कितना हो गया था? 90 रुपये हो गया था। यानी कि अब उसको 1000 रुपये करने के लिए क्या करना? 900, कितना? 900 से 1000 रुपये करने के लिए उसको 100 रुपये जोड़ने पड़ेंगे। क्या करने पे? 100 रुपये जोड़ने पड़ेंगे। तो 100 रुपये प्राप्त करने के लिए परसेंटेज कितना होगा ये आपको बताना है। तो ये देखिए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि उसके प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए। यानी कि जब 10% वेतन जो है कटौती करने के बाद 900 रुपये में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए कि उसका वेतन प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए। यानी कि 100 रुपये की अगर हम लोग वृद्धि करेंगे तो उसका जो वेतन है वो प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाएगा। तो यहीं से हम लोग परसेंटेज निकाल लेंगे तो जीरो से जीरो कट जाएगा, तो 100/9 परसेंटेज, कितना? 100/9 परसेंटेज आएगा। यानी कि क्या करना था, जो वेतन हमारा कट के 10% कटने के बाद जो वेतन रह गया था उसके आधार पर आपको परसेंटेज निकालनी थी कितने परसेंट, उसके आधार पर कितने परसेंट जोड़ें कि जो आपका वेतन है वो पहले के वेतन के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर हमको 100 रुपये जोड़ने थे। क्या थे? 100 रुपये जोड़ने थे 900 के अनुसार, तो उसका हमने परसेंटेज निकाल लिया 100/9 परसेंटेज। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका करेक्ट हो जाएगा बी वाला, यहाँ पर 100/9 परसेंटेज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे। क्या थे? कुछ सेब थे, वह 40% बेचता है और फिर भी उसके पास 420 सेब बचे रहते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना कि उसके पास कुल सेब एक्स थे, उसके 40% उसने बेच दिए, यानी कि क्या हुआ? 40% बेच दिए तो जीरो से जीरो चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0.4x। कितने? 0.4x उसने सेब बेच दिए। इसके बाद बेचने के बाद उसके पास कितने सेब बचते हैं? तो बेचने के बाद उसके पास 420 सेब बचते हैं।
एक बार फिर से समझते हैं। तो यहाँ पर उसके पास कुल कितने सेब थे? 100 थे, 100 सेब थे। इसके बाद उसने उसके 40% बेच दिए, यानी कि यक्स के 40% अगर हम लोग निकालें तो 40% का हटाएंगे नीचे, तो नीचे चला जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा 0.4x। कितना आ जाएगा? 0.4x। ये आपका 4x हो जाएगा। नीचे 10 लिखा है तो एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा, तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 0.4x आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.4x। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? टोटल सेब थे x, उसमें से हमने 0.4x बेच दिए, तो हमारे कितने पास बचे? हमारे पास 420 बचे। अब घटाएंगे तो 0.6x आएगा बराबर 420। यहाँ से इसको कर देंगे, पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, 0 उधर चला जाएगा। और अगर हम लोग इसका डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा, यहाँ पर हमको कितना मिल जाएगा? तो यहाँ पर x बराबर जो वैल्यू मिलेगी हमको मिलेगी 700 मिलेगी। कितनी मिलेगी? x बराबर जो वैल्यू मिलेगी वो हमको 700 मिलेगी, यानी कि प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे? 700 सेब थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सी वाला हो जाएगा। 700 सेब थे। कितने थे? 700 सेब थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 क्रमागत संख्याओं का अनुपात 2:5 अनुपात है और उनके वर्ग का योग आपको 608 है। वे 3 संख्याएं कौन सी हैं, ये आपको यहाँ पर बतानी है। तो वही संख्याएं हम मान लेंगी। पहले मान लेंगे 2 के, दूसरी है 3 के, तीसरी है 5 के। अब इनके वर्गों का योग कर देना है, तो इनके वर्गों का योग कर लेंगे। तो इनके वर्गों का योग का मतलब है 2k का होल स्क्वायर प्लस 3k का होल स्क्वायर प्लस 5k का होल स्क्वायर का मान कितना है? 608 है। कितना है? मान 608 है। तो इन सबको हम जब वर्ग करके जोड़ेंगे तो वर्ग करके जोड़ने पर हमारा आएगा यहाँ पर 38k स्क्वायर आएगा। कितना आएगा? 38k स्क्वायर बराबर 608 आ जाएगा। 38 का इससे डिवाइड करेंगे तो k स्क्वायर बराबर 16 आएगा। तो k बराबर हमारा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? k बराबर 4 आ जाएगा। अब क्या था? हमने संख्याएं मानी थी 2k, 3k, 5k। अब k की वैल्यू रखेंगे तो k की वैल्यू रखने पर हमको संख्याएं मिलेंगी 8, 12, 20 मिलेंगी। तो यहाँ पर आंसर जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो सी वाला करेक्ट हो जाएगा, 8, 12, 20। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। इसके बाद 3 संख्याओं का योग 98 है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 है तथा दूसरी संख्या से तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो ये आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में करवाया था, अगर आपने उसको देखी होगी तो आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे। इसका आंसर 30 है, इसमें आपको लिखा हुआ भी है। फिर भी आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व नहीं होता तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, तो मैं इसको अगले वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर 2 संख्याओं का अनुपात 10:7 है, उनका अंतर 105 है, तो उन संख्याओं को आपको बताना है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन हमारा? 2 संख्याओं का अनुपात 10:7 है और उनके अंतर 105 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम संख्याएं मान लेंगे। यहाँ पर संख्याएं अनुपात दिया गया तो 10x 7x इनको मान लेंगे। अनुपात दिया गया है तो 10x 7x मान लेंगे। इनका अंतर हमको दिया गया है 10x - 7x बराबर 105। तो यहाँ x बराबर हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? x बराबर जो वैल्यू है वो हमारी यहाँ पर आ जाएगी 35। तो देखिए सिंपल सा सवाल था, x बराबर हमारी 35 आ चुकी है। अब हमसे क्या है? उन संख्याओं का योग बताइए। तो योग कितना हो जाएगा? 10x + 7x। तो इनको जोड़ लेंगे तो हमारा 17x से योग हो जाएगा। अब x की वैल्यू हमने निकाली थी 35 निकाली थी। कितनी निकाली थी? x की वैल्यू हमने 35 निकाली थी। तो 35 × 17 करेंगे तो हमारा आएगा 595 आएगा। कितना आएगा? 595 आएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ए वाला 595। क्या हो जाएगा? 595 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, 2 संख्याओं का योग 40 है, उनका अंतर 4 है, तो संख्याओं का अनुपात आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए 2 संख्याओं का योग 40 है, तो यहाँ पर 2 संख्याओं का योग का 40 मतलब है x + y 2 संख्याएं मानी होंगी, उसका योग 40 है और उनका अंतर x + y बराबर 4 है। अब क्या करेंगे? इनको घटा देंगे। तो यहाँ पर जब हम लोग क्या करेंगे? इनको जोड़ देते हैं, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का दोनों जुड़ जाएंगे तो ये खत्म हो जाएंगे। इधर 2x आ जाएगा, इधर आपका हो जाएगा 44। तो यहाँ से 2 से 2 चला जाएगा, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा?
कि x बराबर हमारा आ जाएगा 22 आ जाएगा। और इधर हम लोग जब y का मान निकालेंगे तो y का मान हमारा आएगा 18 आएगा। कितना आएगा? 18 आएगा, क्योंकि अगर x प्लस वाई का योग 40 है तो x बराबर y 22 है तो y बराबर 18 आएगा। अब इनका अनुपात हमसे पूछा गया था, तो 22:18 करेंगे तो 11:9 आएगा। कितना आएगा? 11:9 आ जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा, 11:9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11:9। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है तो हानि प्रतिशत क्या होगा? तो हानि का देखिए सूत्र क्या होता है? हानि का सूत्र क्या होता है? हानि का सूत्र होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो सबसे पहले हमको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिए गए हैं 5:4, तो हम मान लेंगे क्रय मूल्य मान लेंगे 5x, विक्रय मूल्य मान लेंगे 4x। अब क्या करना है? अब इसके सबसे पहले हमको हानि निकालनी है। तो हानि क्या होती? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, हानि बराबर यहाँ पर हो जाएगी, हानि बराबर हो जाएगी 5x क्रय मूल्य था माइनस विक्रय था 4, तो हानि बराबर हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? हानि बराबर हो जाएगी x। कितनी हो जाएगी? हानि हमारी x हो जाएगी। अब हमको क्या करना है? अब हमको हानि परसेंटेज निकालनी है। तो x पर निकालनी है, कितने पर निकालनी है? 5x पर निकालनी है, इंटू 100 करेंगे। क्या करेंगे? इंटू 100 करेंगे। तो यहाँ पर x से x चला जाएगा, क्या होगा? x से x चला जाएगा और 5 का पाड़ा पड़ेंगे, 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 20% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। तो हमारा हानि प्रतिशत कितना होगा? तो हानि परसेंट हमारा होगा 20%। कितना होगा? 20%। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 20%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर आपको सबसे पहले दिया गया है 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर मानेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे, क्या मानेंगे? हम मान लेते हैं कि एक पेंसिल वो कितने रुपए की बेचता है? एक पेंसिल जो है 1 रुपए की बेचता है, इसलिए 100 पेंसिल कितने रुपए की बेचेगा? 100 रुपए की बेचेगा। और इसके बाद यहाँ पर हम दूसरी चीज़ क्या मानेंगे? दूसरी चीज़ हम मानेंगे यहाँ पर, मान लेते हैं एक पेंसिल का विक्रय मूल्य कितना है? x है, यानी कि जो क्रय मूल्य है वो x है, तो 100 का कितना हो जाएगा? 100 का हो जाएगा 100x। तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस, यानी कि हम लोग विक्रय मूल्य मानेंगे कि एक पेंसिल वो 1 रुपए में बेचता है, तो 100 पेंसिल वो 100 रुपए में बेचेगा। इसी प्रकार मानेंगे कि उसका जो क्रय मूल्य है, यानी कि पेंसिल का जो क्रय मूल्य है, उसने एक पेंसिल x रुपए में खरीदी थी, तो 100 पेंसिल कितने रुपए में? 100x में खरीदी होंगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसको क्या होता है, 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो यहाँ पर देखिए उसको लाभ कितना हो रहा है? 20 रुपया हो रहा है, क्योंकि हमने पेंसिल का विक्रय मूल्य कितना माना था? 1 माना था, तो उसको लाभ कितना होगा? 20 होगा। अब क्या होगा? लाभ के लिए सूत्र क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 100 पेंसिल उसने बेची थी, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 100। इसके बाद उसने खरीदी कितने की थी? तो वो खरीदी थी 100x रुपए की खरीदी। कितने रुपए खरीदी थी? 100x रुपए की खरीदी थी। अब क्या होगा? अब इसको हम लोग हल करेंगे, तो यहाँ पर 100x बराबर आपका आएगा 80 आएगा। कितना आएगा? 100x बराबर 80 आएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? तो x बराबर यहाँ पर हमारा आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? x बराबर 4/5 आ जाएगा। तो यानी कि जो एक पेंसिल का क्रय मूल्य कितना था, एक पेंसिल जो क्रय मूल्य था वो कितना आ गया? 4/5 था। तो इसी प्रकार 100 पेंसिल का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? तो 100 पेंसिल का करेंगे 100 इंटू कर देंगे हम 4/5, तो यहाँ से 20 हो जाएगा, तो 20 चक्कू 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80 रुपए हो जाएगा। यानी कि 80 रुपए में उसने 100 पेंसिल खरीदी थी। अब सेलिंग प्राइस ऑफ 100 पेंसिल का कितना था? हमने एक पेंसिल का 1 रुपया माना, तो 100 पेंसिल का कितना हो जाएगा? 100 रुपए हो जाएगा। अब हमको परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे? तो क्रय मूल्य हमने निकाल लिया, 80 पर परसेंटेज निकाल ली है, कितने का? 20 का निकालना है, इंटू 100 कर देंगे, तो यहाँ पर 0 से 0 चला जाएगा। इसका इससे करेंगे, यहाँ पर कर लेंगे हम लोग, तो 2 दशावन 10 और 2 चाकू 8 हो जाएगा। इसके बाद 2 से एक बार इसको और कर लेते हैं, 2 2 पंचे 10, यहाँ पर हो जाएगा 5, तो 5 25 हो जाएगा। 5 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25% उसको लाभ होता है। कितना परसेंटेज लाभ होता है? 25% उसको लाभ होता है।
तो यहाँ पर आंसर जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो 25% हो जाएगा। तो ये आपके यहाँ से 40 से लेकर आपकी 80 तक मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आपके 81 क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 81 क्वेश्चन है, जो आकाश में चलता हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। तो जो आकाश में चलता हो उसके लिए क्या कहते हैं, उसे कहते हैं खेचर। क्या कहते हैं? खेचर, यानी कि आकाश में चलने वाले को खेचर कहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा खेचर। बहुत समय तक स्थायी रहे वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है? जो बहुत समय तक स्थायी रहे उसके लिए सार्थक शब्द क्या होता है? चिरस्थायी होता है। क्या होता है? चिरस्थायी होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, चिरस्थायी। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? दूध में क्या गिर गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है वो डी वाला करेक्ट हो जाएगा, दूध में क्या गिर गया है। इसके बाद है हिंदी भाषा में समास की संख्या कितनी है? तो हिंदी भाषा में समास की संख्या 6 है। तो यहाँ पर आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं, कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं उभयलिंगी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उभयलिंगी कहलाते हैं। तो यहाँ पर आंसर जो है आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका जो है दूसरा आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, 2। इसके बाद है चांदी का जूता मारना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो चांदी का जूता मारना मुहावरे का अर्थ है धन देकर वश में कर लेना। क्या है? धन देकर वश में कर लेना। खाक छानना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या है? व्यर्थ में इधर उधर घूमना। क्या है? व्यर्थ में इधर उधर घूमना। तो यहाँ पर आंसर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है कपट का समानार्थक शब्द क्या है? तो कपट का समानार्थक शब्द क्या होता है? छल होता है। क्या होता है? छल होता है। तो यहाँ पर आंसर जो आपका करेक्ट हो जाएगा ए वाला, छल। कुक्कुर का समानार्थी शब्द क्या है? तो कुक्कुर का समानार्थी शब्द क्या होता है? कुत्ता होता है। तो यहाँ पर हिंदी के आपके 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे हिंदी में पूछे जाएंगे। इसके बाद है डायरेक्शन इन क्वेश्चन नंबर 91 to 95 सिलेक्ट द वर्ड इच अपोजिट इन द सेंस ऑफ द इन द गिवन स्पॉट करेक्ट आंसर। यानी कि जो सेंस में इससे विपरीत जवाब रखते हैं, यानी कि जो इनका विपरीत आंसर होगा वो आपको बताना। जैसे फेवरेट मीन्स पसंद होता है, तो डिसलाइक इसका विपरीत अपोजिट हो जाएगा। इसके बाद इंक्रीज, इंक्रीज मीन्स होता है बढ़ना, तो डिक्रीज इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अपोजिट आपको सबके बताने हैं। इसके बाद है इक्वेटल, तो इक्वेटल का अपोजिट होता है कन्विक्शन। क्या होता है? कन्विक्शन। इसके बाद है पार्शियल, तो पार्शियल का क्या होता है? पार्शियल का होता है कंप्लीट। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद पैनिक मीन्स दर्द होता है, काल मीन्स शांति, शांत होता है। तो यहाँ पर 95 तक आपको क्या करने थे? अपोजिट बताने थे, यानी कि आपको अंटोनिम इसके करने थे। इसके बाद यहाँ पर आपको इन क्वेश्चंस नंबर 96 to 98 पिक आउट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम अमंगस्ट द वर्ड गिवन बिलो इन ईच सेंटेंस टू कंप्लीट इट मीनिंगफुली। यानी कि 96 से 98 तक आपको यहाँ पर जो शब्द हैं वो आपको सेंटेंस के अनुसार भरने हैं। जैसे ही वर, यानी कि पहनती है मल्टीपल ब्रेसलेट ऑन ईच हैंड, यानी कि प्रत्येक हैंड में। तो यहाँ पर आंसर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा बी वाला, ईच। इसके बाद है आई इंजर माई एंकल वेन एवर, जब आई प्ले फुटबॉल, मेरा जो कलाई है वो क्या होती है? इंजर हो जाती है, यानी कि घायल हो जाती है जब कभी मैं फुटबॉल खेलता हूँ। तो यहाँ पर आंसर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है आई विल बाई इट ओनली इफ़ यू रिड्यूस द प्राइस, मैं इसे तभी खरीद सकती हूँ जब आप, यानी कि यदि तुम इसके जो प्राइस है वो पैसे कम करो। तो इफ़ हो जाएगा, यहाँ पर आंसर है आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अल्टरनेटिव टू द नियरेस्ट द मीनिंग टू द वर्ड गिवन कैपिटल्स, यानी कि अब यहाँ पर आपको सेंटेंस कौन से छांटने हैं जो इनके समानार्थक है, यानी कि इनके सिनोनिम है। जैसे ग्रास्पिंग, तो ग्रास्पिंग का सिनोनिम क्या होता है? ग्रीडी, यानी कि लालची। तो यहाँ पर आंसर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा ए वाला, ग्रीडी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा बचता है गट, तो गट का एंटोनिम क्या होता है? इंटेस्टाइन होता है। क्या होता है? इंटेस्टाइन होता है।
यहाँ पर आंसर आपका जो करेक्ट है वो हो जाएगा, यहाँ पर बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, इंटेस्टाइन। तो ये आपके 100 क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो ये आपके 100 क्वेश्चंस हो जाते हैं। अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर की पीडीएफ बाय नहीं किया है तो आप लोग जल्दी से बाय कर लीजिए, क्योंकि अब आप लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं रह गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।